बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज सेनेट इंतखाब हुआ। सेनेट इंतखाबात में जिसकी जो तवक्को थी उसे तकरीबन उसके मुताबिक मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के सेनेट इंतखाबात में मजमूए के हिसाब से 20 नशिस्तें मिलना थीं। इब्तदाई तौर पर तमाम तर नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्को के ऐन मुताबिक निकलते रहे, लेकिन एक बड़ा अपसेट हुआ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इत्तेहादी जमातों को मिलाने के बाद मजमुआ 181 था और दूसरी जानिब पीडीएम के उम्मीदवार के पास 160 का मजमुआ था। वहां पर बड़ा अपसेट हो गया। अब्दुल हफीज शेख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और दूसरी जानिब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, वो जीतने में कामयाब हो गए। एदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 169 वोट साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने लिए और 164 वोट अब्दुल हफीज शेख ने लिए और 7 वोट ऐसे हैं जो मुस्तरद हो गए। अब यह देखा जाए कि अगर वो 7 वोट मुस्तरद ना होते और वो पलड़े में पड़ते अब्दुल हफीज शेख के, तो वो जीतने में कामयाब हो जाते। ये एक बहुत बड़ा अपसेट था। इस अपसेट के पीछे कहानी क्या है और सेनेट इलेक्शन में इस बड़े अपसेट को लेकर आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीली आएगी, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, एक ऐसी नशिस्त जिसे पहले हॉट फेवरेट बनाया गया और जीत के दावे किए गए, उसमें बुनियादी तौर पर अपसेट हो जाना, उस अपसेट की आपको बुनियादी वजह क्या लगती है? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे और इसका असर क्या पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, एक तो हमें मान लेना चाहिए कि हम तमाम लोगों के तज्जिया गलत निकले, हमारी इंफॉर्मेशन गलत निकली और जरदारी साहब का कुलिया, जरदारी साहब की सियासत, जरदारी साहब का तरीका बेहतरीन निकला। ये भी आपका आला ज़र्फ। देखिए, हमें मान लेना चाहिए। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो किसी सूरत में हफीज़ शेख नहीं हारते थे। अगर इनके इजलास देखें तो हफीज़ शेख नहीं हारते थे। लेकिन अगर आसफ़ अली ज़रदारी साहब की हिकमत अमली देखें तो साबित हो गया कि एक ज़रदारी साहब पे बारी, ये एक साबित हो गया। लेकिन अफसोस भी हुआ, बहुत अफसोस है कि 7 वोट मुस्तरद हुए। ये वोट डालने जाने वाला जो शख्स थे, ये कोई तंदूर पे रोटियां लगाने वाला नहीं था, ये कोई गोले बेचने वाला नहीं था, ये कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने पहली दफ़ा वोट डालना था, जिसके आगे पर आप बेल्ट पेपर जो है उसको पता नहीं था मैंने निशान किस पे लगाना है, जिसको ये नहीं पता था मैंने क्या करना क्या नहीं करना। अगर कोई ऐसा हुआ है तो इस पर सोचना चाहिए उन सियासी जमातों को जिनके लोगों के वोट कैंसिल। एक और बड़ा दावा सामने आया था राना सनाउल्लाह साहब को, उनका तो ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और ज़रताज गुल ने भी अपना वोट ज़ाया किया। देखें, ये सियासी मुखालिफिन कहते हैं, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सोचना ज़रूर चाहिए कि अगर 176 लोग इनके ज़ोहराने में शरीक हैं, एक दिन पहले वीडियो सामने आ जाती है कि वोट मुस्तरद किस तरह करना है, तो उसके बावजूद भी 7 वोट मुस्तरद होते हैं और 7 के 7 जो वोट मुस्तरद हुए हैं, कहा जा रहा है कि बस तमाम के तमाम पीटीआई के थे, यानी हुकूमत के थे। 7 वोट वो मिल जाएं तो हफीज शेख जीत गए। इसी तरह इनको देखना होगा कि इनके अंदर से कौन से लोग चले गए अपोजिशन के साथ। देखिए यासर, मैंने कल प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पैसा चल गया, याद है आपको? जी जी, हमने कल के प्रोग्राम में कहा था और मैंने कहा था कि 6 अरब के लगभग पैसा पंजाब के अंदर चला है। आज की जो कैलकुलेशन है, जो देखा गया है, उसमें पंजाब, सिंध और केपी के, इन तीनों के अंदर से कौमी असम्बली के वोट जो हैं उनमें सारा कुछ हुआ है। लेकिन राना साहब, अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस जो थी उसी के मुताबिक मिली हैं, सिर्फ एक सीट को लेके। 20 तो पहले भी एक्सपेक्टेड थी कि तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, अब 20 की बजाय 19 मिली हैं। आप ये देखिए कि एक सीट है जिस पे 164 वोट मिल रहे हैं और दूसरी भी सीट है खातीन की नशिस्त, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब वो उसको 174 मिल रहे हैं, 10 वोटों का फर्क है। अल्लाह भला करे। ये सेम वही पोजीशन है जो सलीम मांडरी वाला और सादिक संजरानी साहब के, आपको याद नहीं अदम इत्तेमाद के हवाले से क्या हुआ था कि जो इनका एक उम्मीदवार था अदम इत्तेमाद में, वो हार गया। जब मांडरी वाला साहब की बारी आई तो वोट। देखिए, आज पीडीएम नहीं जीती। यासर, मैं एक तो बता दूं, ये बड़े दावे हो रहे हैं ना पीडीएम के उम्मीदवार इलेक्शन, कोई पीडीएम नहीं जीती। पीडीएम जीती तो फिर वो नून लीग को जीती। नून लीग की खातून को वोट क्यों कम मिले? उसको जो वोट देने वाले लोग थे वो क्यों कम हुए? आखिर गिलानी साहब को वोट जितने पड़े उसको क्यों नहीं मिले?
ये भी एक सवाल। देखिए, जहां पर हुकूमत के लिए परेशानी है वहां पर पीडीएम के अंदर भी परेशानी बननी चाहिए, बल्कि परेशानी है। आप देखिए ना, पीडीएम के बड़े अहम लोग कई हार भी गए हैं ना। फरतुल्लाह बाबर क्यों हारे हैं? कहा जा रहा था कि बहुत कुछ होना, कई बहुत सी जगहों पे यासर बड़ा कुछ हुआ है। ये जो सीट थी ना यूसुफ रज़ा गिलानी वाली, मैंने कल प्रोग्राम में कहा था कि इलेक्शन को जीते या हारे, मार्च में कोई बड़ी चेंज आएगी। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ, कोई बड़ी चेंज आएगी। एक तो ज़हन में रखिएगा कि इस इलेक्शन का चेयरमैन सेनेट के अभी इलेक्शन होने हैं। अभी तक अददी जो पोजीशन है उसमें हुकूमत आ गया है इत्तेहादियों के साथ मिलके। जी जी। अब उस पर जाके बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब वहाँ पर भी चूँकि जरदारी साहब हैं, लेकिन अब ये भी सोचना होगा ना कि क्या इलेक्शन हुकूमत हारी है या कोई और हारा है? क्या हुकूमत का हारना और ऐसे लोगों का जीत जाना जिन पर बहुत से इल्ज़ामात हों, तो फिर ये बहुत से लोगों के लिए सवालिया निशान भी है यासर, और जिनके लिए सवालिया निशान है, मेरा ख्याल है आज के बाद शायद वो इस पर गौर ज़रूर शुरू करें। शायद वो पहले नहीं कर रहे थे लेकिन करें। लेकिन एक चीज़ तो साबित हो गई, ये जो शोर मचा हुआ था ना पीडीएम से, ये बड़े बड़े लोग शोर डाल रहे थे। आज जरदारी साहब ने भी डाला था शोर कि जनाब अदारे जो हैं वो इस पर हिस्सा लेते हैं, अदारे जो है वो प्रेशराइज करते हैं। आज तो साबित हो गया ना किसी अदारे ने प्रेशराइज नहीं किया। आज तो साबित हो गया कि अदारे न्यूट्रल हैं। तो अब क्या करेंगे? बल्कि अब तो ये सवालिया निशान है कि आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं एक्शन लिया कल वाली बात पे, एक फुटेज के बाद। अब वोट मुस्तरद हो गए, साबित होगी वो चीज़, अब ये जो एक्शन है उस पर क्यों नहीं हुआ? यासर साहब, ये मैं आपको बता दूं, पता चल चुका है। मैं आपको ये भी एक बड़ी खबर दे दूं, पता लग गया है किसके वोट नहीं पड़े। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इत्तला दे रहा हूँ। वो कैसे? देखें, वोट थे कितने थे? 3.5 लाख, 340 वोट थे। जिनके मुस्तरद हुए वोट वो भी पता चल गया है। 7 वोट मुस्तरद, 333 पड़े। हाँ, वो भी पता चल गया है। जिन्होंने वोट नहीं दिया, देखें जब कोई इलेक्शन जीतता है ना, उसके बाद बहुत सी मुबारकबादें, किसी के मैसेज, किसी का कोई चीज़, किसी की यकीन दहानी, किसी का ये कहना जनाब अब तो हमने हक अदा कर दिया ना। आइंदा आने वाले चंद दिनों में एक वीडियो आ रही है सामने, जिसमें यह आ जाएगा किसको कहाँ पर कितने पैसे मिले हैं। ये मैं बता दूँ, मैं आपको चंद दिनों में बहुत से चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोग जब ये वजाहतें देना शुरू कर देंगे कि मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने वोट दिया, तो उसने वोट नहीं दिया होगा। भाई वजाहत तो वो देता है जिस पे शक हो। जब बगैर किसी चीज़ के वो वजाहत देना शुरू कर देगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। देखें, आज के इलेक्शन के बाद अब ये होगा, अब पीडीएम जो है, मौलाना फजलुर रहमान या मरियम साहिबा जो है, उनके कहने पे नहीं होगा। अब पीडीएम समझती है कि अगर हमने आगे जीतना है, आगे निकलना है, तो फिर हम आसिफ अली जरदारी जो है वो जो कहते हैं हमें वो मानना पड़ेगा। जरदारी साहब तो कहते हैं मैं तो कराची बैठा हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। कहते हैं जो आसिफ अली जरदारी हैं वो मानना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बता दूँ, ये अदम एतमाद का जो शोर है ना, ठीक फैसला किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि खुद एतमाद का वोट लेने का, कॉन्फिडेंस का वोट लेने का उन्होंने फैसला किया। और साथ में वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में गिलानी साहब के खिलाफ ना जाने का भी फैसला किया गया। अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। देखें, अब होना क्या है, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि अदम एतमाद का जो वोट है, एतमाद का जो वोट है वो वज़ीर आज़म बादशानी ले लेंगे। देखिए यासर, एक चीज़ समझने वाली है ना, समझना चाहिए कि अदम एतमाद के बाद अदम एतमाद का वोट कोई और चीज़ होती है कि जनाब ये वज़ीर आज़म ख़त्म हो जाएंगे तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून से होगा, पीपल्स पार्टी से होगा, मौलाना फजलुर रहमान की जमात से होगा, फिर क्या वो काबिल कबूल होगा? इस तरह इन चीज़ों पे आके फड्डा पड़ जाता है। यहाँ पे इलेक्शन कुछ और था कि गिलानी साहब को जिताना या हफीज शेख को। कुछ लोग हफीज शेख से नाराज़ होंगे, कुछ गिलानी साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे, कुछ के पास पैसे पहुंच चुके होंगे, कुछ ने किसी और वजह से कर दिया होगा ये मामला। लेकिन ये समझा जाए कि ये शख्सियती बुनियाद पे ये इलेक्शन जीता गया? नहीं, पैसे की बुनियाद पे भी क्यों हम गलत बयानी की? आप समझते हैं शख्सियती बुनियाद पे इलेक्शन जीता गया? चले आप बताएं, आप समझते हैं? तो अगर पैसे की बुनियाद पे है तो फिर नीचे वाली सीट पे पैसा क्यों नहीं चलाया उन्होंने? भाई पैसा ही एक बंदे ने चलाया जिसका नाम मैं क्या, एक जरदारी साहब पे बारी। भाई खाने भी उन्होंने खिलाए, राब्ते भी उन्होंने किए, दावे भी उन्होंने किए। मुस्लिम लीग, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर ये पीडीएम होती, मुस्लिम लीग नून की ताकत होती, तो फिर उनके उम्मीदवार क्यों इलेक्शन हारती, उसको उतने वोट क्यों ना मिलते। इसी तरह मैं कह रहा हूं शख्सियत जब तब्दील होती है, जब इमरान खान की शख्सियत आएगी सामने तो काफी चीजें तब्दील हो जाएंगी।
बहुत से रूट्स चेंज हो जाएंगे, बहुत से मामला दुरुस्त हो जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। क्या फिर उस वक्त कोई वंडा मसलन बड़ा करीबी तरीन जो लोग हैं पीटीआई के, वो अपना वोट मुस्तरद करेंगे? उस वक्त वो कराची से आवाज़ लगाएगा कि इसका पीटीआई से तलक नहीं, मैंने इसको वोट देना या नहीं देना। उसके बाद कोई किसी और जगह से शोट डालेगा। आप मुझे बताएं कि बहुत बड़ी आप ये भी कामयाबी देखें ना, केपीके के अंदर क्या हुआ है? गैर हतमी गैर सरकारी नतायज 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 2 दूसरी, लेकिन अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है वो 8 पीटीआई की हुई है और 2 दूसरी हुई है, 2 की अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। पीटीआई वहां पे ठीक रह गई जहां पे कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा ग्रुप एक और तरफ है, कहा जा रहा था ना। बलोचिस्तान में भी ठीक रह गए। बलूचिस्तान में बीएपी ने 6 लिए हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार थे अब्दुल कादिर, जिनको हमायत थी पीटीआई की और बीएपी की, वो भी ले गए। तो मजमूई तौर पे 7 सीटें इनकी हिस्से में आ गई। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि देखें बाकी जगहों पे ठीक करके वफाक में आके कुछ अपने लोगों ने कुछ कर दिया होगा, कुछ गैरों ने कर दिया होगा। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वफाकी हुकूमत के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो वहाँ पे ज़ुहराने और ईशाई में मौजूद थे, लेकिन वोट के वक्त जाने उनकी जो नज़रियात थे, उनके जो इख्तलाफात थे वो खुल के सामने आए और उन्होंने अपना झुकाव किसी और जानिब दिखा दिया। इसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे का भी व्यू लेंगे कि वो इस पर क्या राय रखते हैं, आगे की प्लानिंग क्या होगी, हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई है। कमल शोजब साहिबा एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां पीडीएम यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को अपने बयानिए की फतह करार दे रही है, अपनी तहरीक की फतह करार दे रही है और ये बता रही है कि तहरीक अदम एतमाद लॉन्ग मार्च सब की जानिब ये पहला कदम है जो उठाया जा चुका है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की अब हिकमत अमली क्या होगी, सोच विचार के बाद क्या फैसले करने हैं और उन फैसलों पर अमल दरामद किस तरीके से होगा। अगर एतमाद की तहरीक भी लानी है, एतमाद का वोट लेना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर इख्तियार किया जाएगा जो गुज़श्ता प्रोसीजर से मुख्तलिफ होगा। कमल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया कमल साहिबा इसे अपना वक्त देने के लिए। कमल साहिबा, अगर तो फूट की बात की जाए कि पीटीआई में फूट है, तो उसकी नफी इस तरीके से होती है कि दूसरी नशिस्त पे आपको 174 वोट हैं और एक नशिस्त पे आपको 164 वोट हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से लोग थे जो मुनहरिफ हुए, जिन्होंने अपनी जो एफर्ट थी वो दूसरी जानिब दिखा दी, आपका साथ छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर। देखिए, मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें हैं जिनमें मैं आपको हकाइक बताने की कोशिश करूंगी। आप शायद कल रात को देखते रहे होंगे कि मैं और फ़ारूक हबीब साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, हमने एक पिटीशन भी दायर की इलेक्शन कमीशन में और बर वक्त दायर की, सोए हुए इलेक्शन कमीशन को उठाने की कोशिश की और अपना जो एक हमारा नुक्ता नज़र है उसको फिर इस्टेब्लिश किया, जिसको जिला मिली उस वीडियो से जो अली हसन गिलानी साहब की आप सब की स्क्रीन्स ने दिखाई और पूरी दुनिया ने देखा कि अलल ऐलान किस तरह जी अली हैदर गिलानी साहब की, जिन्होंने बड़ा ओपनली और उसको तस्लीम भी किया, उन्होंने कि हाँ जी ये मेरी वीडियो है और मैं मिलता रहूंगा एमएनए से और वोट मांगना मेरा हक है। मैंने ये सेनेट का इलेक्शन 3 साल पहले इसी दिन 3 मार्च को कंटेस्ट किया था, इसलिए मुझे पता है कि वोट मांगना वाकई एक कैंडिडेट का हक होता है, लेकिन वोट के बदले में कुछ ऑफर करना जो है वो कानून और जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसके बिल्कुल खिलाफ है। आप ब्राइब ऑफर नहीं कर सकते, जबकि आप उस वीडियो में देख रहे हैं कि वो ब्राइब ऑफर कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया कि आप को एक गार्डियन का रोल दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला है उसमें भी उन्होंने कहा कि आप इसकी फेयरनेस को इसको जस्टली बनाएं, इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं इलेक्शंस को। और ये जो वोटों के लिए मंडियां लगती हैं, लोगों के ज़मीर खरीदे जाते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी आपने मिसालें देखी और ओपनली आपने सुना कि जी 12 एमएनए हमारे से राब्ते में है, तो 12 एमएनए कोई मोहब्बत प्यार में तो कुछ दे नहीं रहे। अगर आप उन्हें कुछ ऑफर कर रहे हैं या आप उन्हें कोशिश कर रहे हैं खरीदने की, तो देखें फिर ब्राइब ऑफर करना सबसे पहला, जब आपने मंडी लगाए रखेंगे तो लोग बिकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है कि हमने कल ही रात को इस पे पिटीशन बाकायदा फाइल की है और मैं उनमें से एक, मैं और फारूक हबीब हम दोनों पिटिशनर हैं। दूसरी बात, जो आज मैं वहाँ इलेक्शन कमीशन में हफीज शेख साहब की पोलिंग एजेंट भी थी और सारा दिन देख रही थी मामलात किस तरह चल रही हैं, जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वॉक इन किया है हॉल में, तो उन्होंने कहा जी मैं तो पहले इलेक्शन जीता हूं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट थे कि हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है
तो मोस्ट लाइकली हम कहीं से डिसीव नहीं होंगे। तीसरी बात ये कि आपने कहा कि उन्हें यकीन था कि वो इलेक्शन जीते हुए हैं, वो बड़े पुरउम्मीद थे। आप हुकूमत हैं, आपके पास इंटेलिजेंस अदारे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास वो वीडियो मौजूद है, आपके पास सब कुछ मौजूद है। जो बिके वो भी तो आप में से थे, जिन्होंने मुस्तरद हुए वोट वो भी तो आप में से थे। तो क्या आपकी जमात के अंदर ऐसे लोग अगर मौजूद थे जो बिक गए, किस तरीके से बिक गए, और जिन्होंने जानबूझ के अपने वोट ऐसे रखे कि मुस्तरद भी हो गए, ये कोई, मैं तो पहले कह रहा हूँ ये कोई परचून वाला था नहीं कि जिसे बेल्ट पेपर का पता नहीं था किस तरह क्या करना है। तो फिर आपकी अपनी जमात के अंदर अगर ऐसे लोग मौजूद थे तो आने वाले वक्त में किस तरह आप सर्वाइव कर सकेंगे? देखिए राना साहब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पीछे रह जाने वालों में था, और उसके अलावा हजरत आदम के दोनों बेटों में से एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। तो बनी नूह इंसान की तो आप कसम नहीं खा सकते, आप अपनी औलाद की कसम नहीं खा सकते, तो पार्टी के मेंबर तो फिर बड़ी आगे की बात है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग इनकी पार्टी से हमारी जमात में आए हुए हैं और उनकी पहले से मोहब्बतें हमदर्दियां हो सकती हैं, कई लोगों की उनसे रिश्तेदारियां भी हैं, और अब किसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। आप जो इशारा कर रहे हैं, उन्हीं मेंबरान ने, आप जो इशारा कर रहे हैं रिश्तेदारियों का, वो तो फिर आप मुझे एक मिनट मौका दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब के लिए कोई इशारा नहीं कर रही, लग रहा है और भी बहुत लोग हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं इनके साथ। मैं सिर्फ एक बात आपको, मैं सिर्फ एक वाज़ेह बात कर रही हूं कि आप अगर नोट करें कि अगर 10 लोग कम थे और 4 वोट हफीज शेख साहब के रिजेक्ट हुए, जिसमें से 2 वोट ऐसे थे जो फौजिया अरशद साहिबा के भी रिजेक्ट हुए। एक उनमें से आपको मालूम है अफरीदी साहब ने उसके बाद बड़ी कोशिश की कि उन्होंने गलती से सिग्नेचर कर दिए तो उनकी वो मान ली जाए पिटीशन, मगर नहीं मानी गई, और वो उस पर इतने अफसरदा हुए कि अंदर उनके बाकायदा आंखों में आंसू थे कि मेरे से कितनी बड़ा ये ब्लंडर हुआ है, क्योंकि बीमार थे वो 4-5 दिन से तो आ नहीं सके थे। बट एनी हाउ 2 तो कॉन्स्टेंटली वही आ रहे थे, लेकिन 2 वोट ऐसे निकले हैं जिनको हम डाउटफुल हो सकते हैं। जिस तरह का वो पट्टी पढ़ा रहे हैं कि जी नंबर लिख दो, फलाना लिख दो, उसी तरह का एक नंबर लिखा हुआ था। बट अब उस डिटेल में जाने का फायदा नहीं, क्योंकि ये बातें तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तीसरी बात यह है कि उन्हीं लोगों ने अगर हफीज शेख साहब को पे ट्रस्ट नहीं किया तो उन्होंने फौजिया अरशद साहिबा, जो कि पीटीआई की ही कैंडिडेट है, उन पे ट्रस्ट किया। तो बेसिकली फौजिया अरशद साहिबा को 176 वोट पड़े हैं, 176, जितने हमें बजट के दिन भी पड़ते हैं। और जहां तक बैलेटिंग की बात है तो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वजीर आजम ने अपने आप को पेश किए, 2 वोट तो रिजेक्ट हो गए ना जी। पढ़े तो फौजिया अरशद साहिबा को ही थे, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे वो रिजेक्ट हुए, क्योंकि एक पे जो है वो टिक लगा हुआ था। कितने हैं और उनके कितने हैं गिलानी साहब के? 4 वोट जी, 4 वोट हमारे रिजेक्ट हुए और 3 उनके रिजेक्ट हुए। और मैं यही आपको अर्ज कर रही हूं कि 176 वोट बनते हैं, वैसे वो 2 तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुए, लेकिन पढ़े तो बहरहाल वो फौजिया अरशद साहिबा को थे, और ये 4 वोट भी पढ़े तो हफीज शेख साहब को थे, लेकिन उनमें टेक्निकल बेसिस पे हो रहा है कि वजीर आजम साहब का और जरताज गुल साहब का भी वोट जाया हुआ। जरताज गुल साहिबा और वजीर आजम ने भी वोट जाया किया है। ये भी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी ने भी किया। ये इंतहाई जाहिल लोग हैं। राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई जाहिल आदमी है, और मेरे ख्याल में इस पे इलेक्शन कमीशन को उन पे नोटिस लेना चाहिए कि अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो फिर तो मैं समझती हूँ कि पूरे इलेक्शन को नल एंड वाइट कराना चाहिए। उनको कैसे पता लगा कि वजीर आजम ने टिक लगाया या उन्होंने 1 लगाया? मैं आपको बता रही हूँ कि फौजिया अरशद साहिबा के 2 वोट रिजेक्ट हुए, जिसमें से एक हमें पता था कि डब्बे में से साइन शुदा वोट निकलेगा, क्योंकि शहरियार अफरीदी साहब में इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने आके ओपनली बताया, उन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन दी वहां पे जो प्रिजाइडिंग अफसर थे। हो गया इलेक्शन, आज इलेक्शन गुजर गया, आज का दिन बहुत बड़ा दिन था। आज उस एक तरफ तो खुशी के शामियाने बज रहे हैं, दूसरी तरफ क्या आप लोग सर जोड़ के, मुझे मौका दें, क्या आप लोग सर जोड़ के बैठ शादियाने बज रहे हैं? मैं समझ रही हूँ कि एक शर्मनाकी के शादियाने बज रहे हैं। आज जमहूरियत के ऊपर काली लकीर लगी है। जमीरों की सौदागरी करने वालों ने खुले आम चोरी की है और ढंडोरा भी पीट रहे हैं। और मैं समझती हूँ ये एक सीट को अलग रख दें, ये एक सीट को इस्लामाबाद की बिक रहे हैं और दूसरे अपनी विक्ट्री को क्लेम करें। कमल साहिबा, इस्लामाबाद की एक जनरल नशिस्त को अलग रख दें, मजमूई तौर पर देखें, क्या आपको यह लगता है कि इदादो-शुमार जो हासिल हुए आपको उससे ज्यादा सीटें मिल सकती थी? देखिए ओवरऑल तो आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में पूरे पाकिस्तान में से सबसे ज्यादा सीटें लेके सामने आई है जमात।
और केपी में हमने जो है वो लैंडस्लाइड की है, 12 में से 10 सीटें नशिस्तें हमने अपनी जीती हैं। ओवरऑल इस वक्त जो मैं अभी स्टैटिस्टिक्स देख रही थी, तकरीबन 26 नशिस्तें जीत के हम सबसे आगे हैं। और ये 11 जमातें मिलकर जो हमारे खिलाफ लड़ रही थी, अगर मजमूई तौर पर आपको अक्सरियत हासिल है, मुझे एक बात कंप्लीट करने दें यासिर, मुझे जरा मेरा जुमला कंप्लीट होने दें। बोलिए बोलिए जी। देखें, मौलाना साहब का तो वजूद ही खत्म हो गया ना सेनेट में से, नून लीग का वजूद केपी से और मौलाना का मुकम्मल खत्म हो गया। हर ये रीजन में छोटी छोटी जमातें बन गई हैं जो इस वक्त बड़े दावे करी, इसलिए इस एक सीट को इन्होंने इतनी हाइप दी और अब उस हाइप को ही न्यूट्रलाइज करने के लिए और इनके सारे बयानिए को झूठा साबित करने के लिए कि ये कोई जमहूरियत की जीत नहीं है, वजीर आजम इमरान खान साहब में इतनी दलेरी मौजूद है और इतना मॉरल करेज है कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मूव करने का कहा है और अपने आप को वो खुद इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस लेने के लिए अवाम में तशरीफ लाएंगे और इंशाल्लाह ताला 176 कमल साहबा वजीर आजम साहब इत्तेमाद का वोट कब लेने जा रहे हैं? अभी बहुत जल्द वो अब जो लीगल प्रोसेस होगा उसमें उसको पूरे को इन्वोक करके जिस तरीके से लिया जाता है फौरी तौर पे किया जाएगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। पीडीएम के मार्च से पहले आप अपने इत्तेमाद का वोट ले लेंगे? हमने पीडीएम का मार्च जो वो सितंबर से हुआ है ना, वो वाले ड्रामे हमें करने की आदत नहीं है। हमने जो कहना होता है हम करते हैं। वजीर आजम एक नर बच्चे हैं, जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए आप फिक्र ना करें। अगर हमने अनाउंस किया ना तो हम अपने पांव पे स्टैंड करेंगे। चलें ये बता दें कि वजीर आजम साहब अब इत्तेमाद का वोट लेने जाएंगे तो आप समझते हैं कि 181 जो आपके वोट हैं ये आप वजीर आजम साहब ये वोट ले सकेंगे? देखिए जी, मैं ये समझती हूं कि 181 अगर जो ज़मीर रखने वाले लोग हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा बने हैं और हुकूमत में मौजूद हैं और हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि इस मुल्क में चेंजेस लेकर आए, उनमें इतनी मेरे ख्याल में मॉरल करेज होनी चाहिए थी आज के लिए भी कि अगर उन्होंने अपने ज़मीर बेचे थे या बेचने थे तो ओपनली आके बताते कि हम आपको वोट नहीं देना चाहते या हम वोट नहीं दे रहे। छुप छुपा के पीछे से हमला करने की जरूरत नहीं थी। तो देख लेंगे तो अगर फिर कैसे उम्मीद है कि जिन्होंने आज पीठ में छुरा घोंपा है वो एतमाद के वोट में नहीं घोंपेंगे? इसलिए कि आज दो कैंडिडेट्स में फर्क रिजल्ट आया है। अगर दोनों कैंडिडेट्स पे नो कॉन्फिडेंस हो जाता और दोनों के 164 वोट आते तो फिर हम कहते कि इमरान खान पे वोट की कमी पे कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन एक तरफ आप एक कैंडिडेट को 176 वोट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट के भी वोट 166 बनते हैं ना, अगर उस तरीके से देखा जाए। दो रिजेक्ट को अगर वो मतलब जो डिलिबरेटली रिजेक्ट नहीं करवाए गए, तो इस डिफरेंस की वजह से क्लैरिटी नहीं है। इसमें फिर भी एम्बिग्विटी है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को सिर्फ हफीज शेख साहब से प्रॉब्लम हो या उन्होंने अपने सिर्फ सेटलमेंट ही हफीज शेख साहब के या गिलानी साहब को जिताने के लिए की हो। तो इसलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि हफीज शेख साहब जो है वो कल या परसों में या 2 या 3 दिन में पाकिस्तान से चले जाएंगे। क्या ऐसी की बात है? देखिए जी, जो कह रहे हैं ना, फिर उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें पहले भी की कि जी पूरा सेनेट का इलेक्शन जुल्फी बुखारी साहब को एडजस्ट करने के लिए किया जा रहा था। तो आपने देख ली कि वो खबर सही थी या गलत थी। तो कहने वाले तो कह के फिर उसके बाद उस पर माजरत भी करना पसंद नहीं करते और उसके बारे में जवाब देना भी पसंद नहीं करते। आप उनकी सुनते जाया करें और बाद में आप तो कम से कम आप में इतनी मॉरल करेज है कि आप उन्हें सवाल करते हैं। तो ये कहने वालों को कहते रहना दे। हफीज शेख साहब कहीं नहीं जा रहे, इधर ही मौजूद हैं और यही वो एडवाइजर हैं। माजी में हमने देखा था कि सेनेट इलेक्शन में जो अपसेट हुआ था उसको लेके इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, फिर बाद में ये तदारुक किया गया कि हमारे ही कुछ लोग मुलव्वस थे। तो अब की बार भी क्या कोई ऐसी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी या सिर्फ एतमाद के वोट लेने पर इन्हिसार किया जाएगा? देखिए जी, अभी मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक प्रोग्राम में बैठी सुन रही थी तो उन्होंने फरमाया कि क्योंकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो होता है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनके सेनेटर्स के ज़मीर जाग जाए तो वो गलत है। अगर वो आके चेयरमैन को अपनी ज़मीर की आवाज सुन के वोट दे दे तो वो गलत है। लेकिन आज जो सब कुछ हुआ वो बहुत जबरदस्त है और वो तो अवाम ने उनके हक में फैसला दे दिया। ये पूरा एक निज़ाम है जिसको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था, ये ड्रामेबाजी लगी रहेगी। इसमें आप कितनी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे? हमने कहा कि ट्रेसेबल या आइडेंटिफाइबल बैलेट होना चाहिए,
किस तरह आप पकड़ेंगे और किसके ज़मीर को आप जाके झंझोड़ेंगे और कैसे चेक करेंगे? जब तक चेक करेंगे ये टेन्योर ही खत्म होने वाला हो जाता है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने राइटली पॉइंट आउट किया था। कायम की 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ कार्रवाई नहीं, अगर उस पर फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है जो कानून के मुताबिक मजीद सख्त कार्रवाई होती, तो क्या आप समझती नहीं थी कि उसके बाद ये मामला रुक सकता था? देखिए, अगर वो उसमें कोई लॉ में ऐसी चीजें मौजूद हैं कि ऐसे पकड़े जाने वाले जो हैं उन पे आप फौजदारी मुकदमे कायम कर सके, तभी आप करेंगे ना। तो वो जो गैप्स हैं, जो लकूनाज हैं लॉ के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करके और उन गैप्स को फिलअप करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कमल जोसेफ से हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर अपसेट होने के बाद अब बातें ये चल रही हैं कि बुनियादी तौर पर जो फतह है ये पीडीएम की फतह नहीं, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह है। अगर पीडीएम की फतह होती तो खातीन की नशिस्त पर भी फतह होनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर मजीद भी बात आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा ने। शैला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शैला रजा साहिबा, अब एक तो पहले तो मुबारकबाद यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने पे कि नंबर गेम पूरी ना होने के बावजूद भी एक बड़े मार्के में अपसेट शिकस्त देना। उसके बाद अब ये बातें जो हो रही हैं कि जरदारी साहब ने जो वोट मांगा वो सिर्फ गिलानी साहब के लिए मांगा, जबकि नून लीग की उम्मीदवार के लिए नहीं मांगा। अब इस पे क्या कहेंगी? आई थिंक नून लीग की उम्मीदवार के लिए नून लीग ने अपने तौर पे लॉबिंग की थी और अच्छे वोट लिए उन्होंने भी, लेकिन ये सीट पे पीटीआई में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। और आप ये देखें कि इस सीट की वजह से इसमें ये अपसेट देखने को आया और ये वाहिद पार्टी है जिस के कैंडिडेट्स के ऐलान पर पार्टी के एमएनएस जो थे वो चीख के इजहार नाराज़गी करते रहे। कभी गवर्नर को खत लिखा, कभी कुछ किया, और फिर एक नए इसमें ट्रेंड्स में मुतारिफ हुए कि वज़ीर आज़म जो कि रिन्यूअल डेवलपमेंट फंड के खिलाफ थे, उन्होंने 50 करोड़ ऐलान किया और फिर खवातीन ने कहा कि हमें 15-15 करोड़ मिल गए, 50 की बात थी। और फिर हमने ये भी देखा कि फैसल वाडा को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया और अबड़ो साहब को जिस पे बहुत ज़्यादा इतराज़ था, और उसके साथ साथ अब्दुल कादिर को टिकट नहीं दिया, लेकिन जब बाप ने टिकट दिया तो अपने लोगों को अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर दिया और वो आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। बलूचिस्तान में जहाँ पे खान साहब सबसे ज़्यादा बात किया करते थे कि सबसे बड़ी मंडी बलूचिस्तान में लगती है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया, लेकिन उनके हर फैसले पे लोगों ने बड़े एतराज़ किए थे और ये फैसला भी एतराज़ से भरा हुआ था। और आपने देखा, यहाँ तक बात हो रही है कि इमरान साहब खुद इतने घबरा गए थे कि उनका अपना वोट रिजेक्ट हो गया। चले, ये तो आप कह रही हैं, आगे इससे थोड़ा आगे निकलते हैं। अब अदम इत्मीनाद जिसके हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था और जरदारी साहब ने भी कहा था, अब इमरान खान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इत्मीनाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। इस पर क्या हिकमत अमली आप कह रहे हैं? क्या आप समझती हैं कि इसमें भी आपकी जमात या पीडीएम जो है इस मौके पर भी अपना काम करेगी और इत्मीनाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे? मैं समझती हूँ कि हुकूमत बौखला आ गई, अपने आप को बिजी कर रही है और यही हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो देखे कि वो क्या कर रही है। और हालांकि हुकूमत को अब ये देखना चाहिए था कि जनवरी और फरवरी में एक कमर तोड़ महंगाई आई है जो 8.0% जिसमें हम कह सकते हैं कि इजाफा हुआ है, और वो हफीज शेख के ऊपर कुछ काम करती बजाय इसलिए कि वज़ीर आज़म खुद इत्मीनाद का वोट लेने लगे। उन्हें हफीज शेख को देखना चाहिए था जिनकी पॉलिसीज से आवाम नाखुश है और जितनी और आवाम को कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और इसी वजह से उनके लोगों ने हफीज शेख को मुस्तरद किया। पीटीआई की जानिब से जरदारी साहब पे जो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लग रहा है उस पर क्या कहेंगी?
पीटीआई के पास इल्ज़ाम के अलावा ऑपोजिशन के लोगों के लिए है क्या? अब तो इलेक्शन कमीशन भी उसकी जद में आ गया है, बड़े सख्त अल्फाज हैं उसके लिए। तो इल्ज़ाम की तो बात ना करें, हालांकि अब फेटअप से इन्हें निकल जाना चाहिए था, 2.5 साल हो गए नहीं निकल सके, लेकिन इल्ज़ाम दूसरों पे। पाकिस्तान में जब से IMF के पास हुकूमत गई है, उसमें 2.5 साल में 40% जो है कर्जा इन्होंने लिया है, वापस भी नहीं किया है। लेकिन इस 40% कर्जा लेने का 2.5 साल में इल्ज़ाम जो है वो पुरानी हुकूमतों पे, हर चीज़ की नाकामी का इल्ज़ाम पुरानी हुकूमतों पे। तो इनकी ये आदत है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। शेर रज़ा साहब, आप गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो सामने आई, उस पर उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी इलेक्शन कमीशन में। अगर 1% इलेक्शन कमीशन उस पटिशन में ऐसा फैसला दे देता है कि वो नाअहल करार दे देता है कोई ऐसा मामला, तो फिर आप क्या स्टैंड लेंगे? फिर आपका हिकमत अमली क्या होगी? फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, उस की वो वजाहत कर चुके हैं हैदर गिलानी, गरीदा फारूकी उस पर ट्वीट कर चुकी हैं कि पीटीआई ने जो है वो कहा कि हमने जान के ये किया था। और दूसरी बात ये कि ये भी साबित करना बड़ी अजीब सी बात होगी कि 50 करोड़ रुपए की पीएम की ऑफर के बाद लोग 5 और 6 करोड़ की बात क्यों करेंगे? और क्या वो अदा किए गए, क्या वो दे दिए गए, क्या अकाउंट्स में गए? ये सारी बातें जो है, पहली बात ये कि क्या उसमें ये ऑफर्स हुई, ये सारी बातें जो हैं ये बहुत ही बचकाना है, इनको देखना चाहिए। शैला रज़ा साहिबा, इस्लामाबाद की सीट तो जीत गए हैं, यानी इसका मतलब ये कि आप अपसेट कर सकते हैं कौमी असम्बली में, तो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लाने का कब तक इरादा है? अब ये तो देखें, पीडीएम के बड़े बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कब लाना है, क्या तरीक़ाकार होगा। क्या आत्म-ए-इत्माद की तहरीक से पहले मार्च हो जाएगा? मार्च पे करेंगे, लॉन्ग मार्च पे जोर दिया जाएगा, या आत्म-ए-इत्माद की तहरीक पर ही जोर दिया जाएगा? मैंने कहा कि ये बातें जहाँ डिसाइड होती हैं वहाँ मैं नहीं हूँ, तो वहीं से फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा। तो गिलानी साहब के चेयरमैन बनने के इम्कानात किस हद तक रोशन है? बहुत हद तक रोशन है। और अब तो 53 नशिस्तें ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास है और 47 सेनेट की हुकूमत के पास है, तो बड़ा ही वाज़े एक फर्क आ रहा है, जिसपे जल्दी काम करके अब मजीद कर लिया जाएगा, 54 तक ले आया जाएगा इंशाल्लाह। तो शैला रज़ा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि क्या तवक्को थी सेनेट इलेक्शन को लेकर? क्या यही रिजल्ट बनता था जो पीडीएम ने सोचा था, या उसके कुछ बरक्स निकला? मैंने जो जरदारी साहब का स्टेटमेंट देखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये कम है उनकी तवक्को। उन्होंने बिलखुसूस इस्लामाबाद की नशिस्त को लेकर कहा यह कम है। उन्होंने कहा 20 वोट हमें ज्यादा मिलने की तवक्को थी। जी, उन्होंने कहा है, और कुछ लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि वो भी चाहते थे लेकिन हमने उनको हटा दिया, वो कुछ सौदेबाजियां करना चाहते थे। अब तहरीक आत्म-ए-इत्माद क्या ला रहे हैं, नहीं ला रहे, इसकी तैयारी क्या है? क्या इत्तेहादी इस पर राजी हो गए हैं? देखिए, ये फैसला पीडीएम की सारी जमातें मिलकर करेंगी। क्या फैसले पीडीएम की क़यादत करेगी या आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे? देखें, जरदारी साहब का फैसला जीतता है, जरदारी साहब की हिकमत अमली जीती है, तो फैसला तो जरदारी साहब करेंगे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीडीएम के लिए लोगों ने बड़े खदशे जाहिर किए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। हर बात को, हर बयान को ऐसे लिया जैसे इस बयान का मतलब। शैला रज़ा साहिबा, अगर आज हम जरदारी साहब को क्रेडिट दे रहे हैं तो क्रेडिट तो कबूल करें ना। नहीं, मतलब आज तो लोगों को पता चल गया होगा ना कि आर और पार का क्या मतलब था। तो शैला रज़ा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इस जीत को लेकर पीडीएम की जीत हुई है, या फिर वो एक नशिस्त ऐसी थी जिस पर शख्सी इख्तलाफ था जिस वजह से ये अपसेट हुआ है? देखिए, शख्सी इख्तलाफात तो मुख्तलिफ जगह भी थे, संजरानी साहब के मामले पे भी थे, लेकिन आज जो है मैं ये समझती हूँ कि पीडीएम ने अपनी ताकत दिखाई है, और हिकमत अमली जिसको आप जरदारी साहब हम यही तो चाह रहे हैं कि यही बता दें, पीडीएम की जो ताकत है, जो ताकत दिखाई गई, वो ताकत जो खतून नशिस्त थी, खवातीन की नशिस्त थी, उस पर क्यों नहीं हुई? इससे यही बात पता चलती है कि हमने अपनी कैंपेन की थी, और लोगों ने जो कैंपेन जिस पे वो राजी थे उस पे वो आ गए, जिस पे नहीं थे कुछ वोट रिजेक्ट भी हुए,
तो अगर PTI ये समझती है कि रिजेक्टेड वोट उनके हिस्से के थे तो ये भी उनकी गलत फहमी है। और अफसोस है कि शहरियार आफरीदी साहब को भी नहीं पता था कि कैसे वोट डलते हैं। मैंने कहा ना कि इत्तला ये भी है कि जरताज बिल के वोट के साथ साथ वज़ीर आज़म साहब के भी वोट में मसला हो गया था। यानी आपके नज़दीक वज़ीर आज़म और जरताज गुल साहिबा का वोट जो भी है वो भी ज़ाया गया, और अब PDM की हिकमत अमली क्या आइंदा कुछ दिनों में बैठकर तय की जाएगी। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में असेंबलीज यानी सूबाई असेंबलीज जो हैं वहां पर ये तमाम तर निज़ाम कौन चला रहा था। सवाल ये है कि सेनेट इलेक्शन के नताइज आ जाने के बाद एक बड़ा अपसेट जो हुआ उसमें अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसी पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, अब बात होगी एतमाद के वोट की, अब बात होगी हुकूमत और इत्तेहादी के जुड़े रहने की, और अब बात होगी कि क्या PDM तहरीक अदम एतमाद को लेके, वज़ीर आज़म के इस्तीफे को लेके अपनी हिकमत अमली किस हद तक तेज़ करेगी। सेनेट इलेक्शन में ये तैयारियां क्या चलती हैं, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, अगर सूबाई असम्बलीज की बात की जाए तो वहां पर जो लॉबिंग की गई थी वो लॉबिंग किस हद तक मजबूत रही और उसके आने वाले दिनों में असरात क्या पड़ेंगे? बज़ाहिर यही लगता है कि वो उसके नताइज बराबर से रहे हैं जिस तरह की तवक्को थी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, एक अपसेट हुआ है और वही अपसेट था, उसी पे सारा डिपेंड किया जा रहा था। बाकी जगहों पे भी शोर मचा हुआ था, लेकिन गैर मुतवक्को तौर पे वहाँ पे रिजल्ट बेहतर रहा। मेरे पास जो इतलात है कि आज के इस PTI को जो आज धचका लगा है और जिस पे अभी आपके सामने उनकी अपनी कमल शोज़ब साहबा कह रही थी कि कुछ लोगों ने ज़मीर बेचा, कुछ इत्तेहादियों के हवाले से भी उनके इशारे उन्होंने किए, किसी के साथ किसी की रिश्तेदारी है, बहुत सी चीज़ें कही। तो अब मेरे पास जो इतलात है, जो हमें नज़र आ रहा है उसके मुताबिक कि आने वाले चंद दिनों में जो चीज़ें सामने आएंगी वो बड़ी क्लियर सी चीज़ें हैं। मेरे पास इतलात ये है कि दो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनसे अब आसिफ अली जरदारी साहब राब्ते करेंगे, एक सिंध में और एक पंजाब में। एक सिंध में हो सकता है, किसी जगह भी हो सकता है, अभी मैं ये नहीं कहूँ। दो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ आसिफ अली जरदारी साहब के राब्ते होंगे, वो राब्ते करेंगे। आज फैसला हो गया, उन राब्तों में कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से कोई ऐसी मूवमेंट बना ली जाए कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए और कोशिश की जाए कि किसी तरीके से बलोचिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा मामला किया जाए। देखें, KPK के अंदर वो कर नहीं सकते, KPK का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, बलोचिस्तान का बड़ा अच्छा आया। अब वो पंजाब में कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। अब क्या वो लोग उनसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो क्या उनकी टर्म एंड कंडीशन इनको मंजूर है या इनकी टर्म एंड कंडीशन वो मंजूर करते हैं या नहीं करते? नताइज के बाद क्या हुकूमत को अपने किसी इत्तेहादी पे एतराज़ है? मेरा ख्याल है, मेरी इत्तला के मुताबिक, तो अभी तो आपने प्रोग्राम भी सुन लिया ना, कुछ इशारा तो हुआ था। इतराज़ देखें आप, अब उनको ढूंढना तो पड़ेगा ना यासर। अगर इत्तेहादी सही रहे हैं तो फिर इनके अंदर से बहुत से लोग इनको छोड़ रहे हैं, अगर अंदर से लोग छोड़ रहे हैं तो वो कौन है इसका तो इनको इल्म होगा। मैंने पहले कहा, हुकूमत के पास बहुत से ज़राए मौजूद होते हैं, शायद अपोजिशन के पास वो ज़राए ना हो, इनको इल्म होगा, इनके पास रिपोर्ट से मौजूद हैं, इनको पता था कौन किससे राब्ते में है, ये मुतमिन हो चुके थे, कई लोगों को इत्मीनान, कई अफराद इनको इत्मीनान दिला चुके थे कि कह चुके थे हम अपना वोट दिखा के आपको कास्ट करेंगे। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी थी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस एक रिजल्ट के बाद, देखिए इस एक रिजल्ट के बाद बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। इस एक रिजल्ट के बाद खुद वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने के लिए जा रहे हैं। ये एक रिजल्ट जो है यासर कितनी अहमियत का हामिल है कि आज से पहले तो वज़ीर आज़म ने एतमाद के वोट का कभी नहीं कहा था ना, अब वो कह रहे हैं कि मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ। ये एक रिजल्ट है। अब कुछ चीज़ें मेरी इत्तला के मुताबिक, हमने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि मार्च में मुझे कोई बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। वो तब्दीली किसी सूबे में भी हो सकती है, हो सकता है अपोजिशन कामयाब ना हो, लेकिन हुकूमत अपनी ताई कोई ऐसा बड़ा फैसला कर ले और कोई चीज़ें तब्दील करनी शुरू कर दे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिपोर्ट क्या दी गई है? वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट दे दी गई है कि जी कहाँ पे किन किन लोगों ने इनको वोट नहीं डाले, कौन सा मफरूज़ों पे मबनी होगी ना। ये मफरूज़े नहीं होते यासर, मैंने कहा कि हुकूमत के बाद जो ज़राए होते हैं वो बहुत तकड़े होते हैं।
हुकूमत के पास जो ज़राए होते हैं ना, वो आम ज़राए नहीं होते। बहुत से लोगों से राब्ते होते हैं। किन के ज़रिए किस जगह कौन मिला, किसने किस तरह कहा, किसको वोट डालते वक्त देखें, जब जो कोई वोट डाल के आता है ना, उसके बाद आके अपनी सीट पे बैठता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को यकीन दहानी करा चुका होता है, किसी का कोई ना कोई जामन होता है, कोई ना कोई सहूलतकार होता है, उसके ज़रिए सब कुछ होता है। तो हुकूमती इदारे बड़ा कुछ पता कर लेते हैं। मेरी इतला है कि कुछ अपने और कुछ इत्तेहादी उनके हवाले से इतला मिली है। वज़ीर-ए-आज़म पहली तो कोशिश करेंगे कि इत्मीनान के वोट तक सबको अपने साथ रखें, और अगर इत्मीनान का वोट ये ले लेते हैं और उसमें ये कामयाब हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी मुझे कोई बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। उसके बाद कोई बड़ी तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हो सकती है। ये हुकूमत के लिए इस वक्त सोचने मकाम है कि एक अहम सीट का आप पे हार जाना और उसके ऊपर आपके अपने लोगों का किसी दूसरी जानिब झुकाव हो जाना, तो कुछ फैसले करने होंगे, आइंदा के लिए सोच विचार करनी होगी। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।